जी का कार्य गोरखपुर में तो बहुत बेहतर है और हमें लगता है कि योगी जी का सिर्फ योगी जी का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत जो है मोदी से ज्यादा प्रभावित योगी जी से बिल्कुल हैं। यही कारण है कि योगी जी कभी हार नहीं सकते गोरखपुर, कभी नहीं। मोदी जी स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि पकौड़ा बेचो उनको इस बात का अंतर समझना चाहिए कि जो युवा LLM, LLB, MBA ये सब कर लिया है वो पकौड़ा बेचेगा। बीजेपी की नीतियों में ये है कि वो भेद नहीं कर पा रहे हैं कि रोजगार और जीविकोपार्जन ये दो शब्द हैं। रोजगार का मतलब ये है कि हम जितने शिक्षित हैं हमको उस अनुपात में नौकरी मिले। जीविका ये है कि हमको कहीं कुछ नौकरी नहीं मिल रही है और हम एक ठेले पे चाय बेच रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 5 या 10 सालों में प्रभावित हम नहीं हुए हैं उससे। योगी जी को हम नहीं, योगी सारी चीज़ें तो मतलब योगी राज्य में सही चलें, लेकिन बेरोजगारी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हम यही उनसे क्वेश्चन करेंगे कि अब तक आप 5 साल तक कहाँ थे? फिर एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा फार्म वही प्रक्रिया चलते पैसा लगता है, फिर पैसा लगता है। पिछला जो भी था रवि किशन का वो कार्यकाल तो ठीक था, लेकिन बेरोजगारी जो बढ़ती चली जा रही है उसको थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर सड़क बनाए जाए तो वृक्ष लगाए जाए ना। सहारा का पैसा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे अन्य पार्टी, किसी ने भी नहीं चर्चा किया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमाना फीस, बिल्कुल, इन सब चीज़ों पे कौन रोक लगाएगा? बिजली तो योगी जी ने बड़ा अच्छा कर दिया है, जो है कर दिया है सर, लेकिन उसमें मनमाना बिल आता है। अंशुलिका जी आप बताइए, योगी जी का जो कार्य है गोरखपुर कितना बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है। क्या किया हुआ है बताइए, जो है क्या आप बताएंगे? पहले तो उन्होंने शुरुआत अपने मंदिर से की, लेकिन सबसे पहले वो अपनी ही बाउंड्री गिराए चौड़ीकरण के लिए। काजल निषाद से क्या कहेंगे? काजल निषाद तो महिला हैं, आप तो महिला हैं, आपको तो महिलाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकसभा का चुनाव इस समय पूरे देश में संचालित हो रहा है। 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 4 चरण के चुनाव इस समय संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों का चुनाव अभी भी बाकी है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। चूँकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव संपूर्ण देश के जन जन से जुड़ा होता है, जन जन के अपने मुद्दे होते हैं। तो चुनाव का समय ही ऐसा समय होता है जब मतदाता ये समझता है कि हमारी भी कुछ ताकत है, हमारी भी कुछ हैसियत है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस समय हम उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले के सिविल कोर्ट में हैं। सिविल कोर्ट गोरखपुर में हम हैं, और गोरखपुर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। तो गोरखपुर की हर गतिविधियों पर नज़र रहती है पूरे देश की। तो हम आज यहाँ के अधिवक्ताओं के बीच में हैं, विशेष तौर से जो युवा महिला अधिवक्ता हैं उनके साथ हैं। यद्यपि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो हमारे बगल में दाहिनी तरफ गीता गुप्ता जी हैं, ये युवा अधिवक्ता हैं, और इस समय सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर में आप कनिष्ठ कार्यकारिणी की सदस्य भी निर्वाचित हुई हैं। गीता गुप्ता के जस्ट पीछे अंशुलिका सिंह हैं, आप भी एक युवा अधिवक्ता हैं। बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला राव सिन्हा जी हैं। आप जो है आपका बहुत लंबा अनुभव है, सामाजिक कार्यों में भी आपकी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी बनी रहती है। और सबसे दाईं तरफ श्वेता सिंह जी हैं। श्वेता सिंह एक युवा अधिवक्ता हैं, और आप अपने पेशे के प्रति आप भी काफ़ी समर्पित हैं। तो आप सभी लोगों से हम जो है आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव आपकी नज़र में कैसा है, कैसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, क्या आप सोच रखते हैं। तो हम सभी अपने प्रतिभागियों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार मैं करता हूं। और सबसे पहले गीता गुप्ता जी, मैं ये जानना
चाहूँगा आपसे कि चुनाव 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? सर, हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि एक मतदाता का क्या अधिकार होता है। और जैसे कि 61वें संविधान संशोधन में पहले था 21 वर्ष एज थी मतदाताओं की, अब 18 वर्ष कर दी गई। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। जब जनता एक अच्छे प्रत्याशी को चुनता है तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जिसको चुन रहे हैं वो हमारे देश की जनता के हित में कार्य करेगा। आप किसी भी पार्टी से जुड़े रहें, आप उस पार्टी में आकलन करें कि हमारी पार्टी जो है सही कार्य कर रही है या गलत कार्य कर रही है। यदि गलत कार्य कर रही है तो आप उसका पूरा खुल कर विरोध कीजिए, विरोध करिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अंधभक्त बनने का काम मत कीजिए। मैडम, आपसे जो है सुशीला राव सिन्हा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप तो अपने जीवन में बहुत सारा चुनाव आपने देखा होगा, लेकिन ये जो चुनाव है, वर्तमान चुनाव जो है, इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? सर, उस समय की पब्लिसिटी जो है दूसरी तरह से हुआ करती थी चुनाव की। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो है परिस्थिति चेंज हो गई है। श्वेता सिंह जी, आप बताइए। कि आज का युवा 18 वर्ष की उम्र में भी इतना जागरूक है कि वो अपने उचित प्रतिनिधि या ऐसा प्रतिनिधि जो उसके भविष्य को लेकर के एक योजनाबद्ध रूप से कार्य कर सके, ऐसे व्यक्ति को वो चुन सकता है। इतनी क्षमता या योग्यता उसके अंदर 18 वर्ष की उम्र में आ गई है। अंशुलिका जी, आप बताइए। आज के समय में तकनीक इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि एक बिल्कुल हर एज का बच्चा को हर चीज़ तकनीकों के द्वारा, जैसे मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल जानकारी हो जा रही है हर चीज़। हाँ बिल्कुल, छोटी से छोटी चीज़ आप मोबाइल में सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो वो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यह कि तकनीक ने जो है इस चुनाव को विशेष बना दिया और ईजियर भी कर दिया है। हाँ, इजी तो बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी, अब आप बताइए, जो है हमारा संविधान जो है व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो हमारा चुनाव है वो संचालित हो रहा है या होता आया है कि नहीं आया है, क्या है आप बताएंगे? जो हमको देखने को मिल रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमको लगता है अभी भी जात धर्म से अभी भी लोग लिप्त हैं और उसमें लिप्त होते हुए ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप एक विकसित देश चाह रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो तो इन सारी चीज़ों से आपको ऊंचा उठना पड़ेगा। श्वेता जी, आप बताएं। सर, हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में ये उपबंध है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में ये बताया गया है कि आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आरक्षण की व्यवस्था की जाए? इसलिए कि हजारों साल से ब्राह्मण वर्ग शिक्षा पर अधिकार उनका 100% था और ब्राह्मण की जनसंख्या कितनी थी? 10%। आज स्थिति बदली, बहुत ज़्यादा बदली है। स्नेहा मिश्रा जी हमारे बीच में भी जस्ट आ रही हैं, जो है स्नेहा जी, आप बताइए। जो है हमने तो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। जो चुनाव है इस समय, जो लोकसभा का जो चुनाव इस समय चल रहा है, वह अन्य चुनावों की अपेक्षा कितना अलग है, क्या कहेंगे आप? लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय त्यौहार जैसा मनाया जा रहा है, मनाया जाना भी चाहिए। हाँ, चुनाव एक पर्व ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंशुलिका, आप जो है आप बताइए। संविधान एक तरफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म, मूल वंश और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे? चाहे
जिस तरीके से भी चुन के वो गया है उस पद पर, वो सबके लिए एक समान जो है वो व्यवहार करे और जो भी चीज़ें करे वो एक समानता से करे। यही कारण है, जैसे हम जब हमारे संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई इसीलिए बनाई गई कि हम आपको भी, जैसे श्वेता ने कहा कि हजारों वर्षों तक ब्राह्मणों ने जो है शिक्षा पर कब्जा किया था, वही अध्यापन ब्राह्मण ही करता रहा तो इस समय भी कर रहा है। बिल्कुल इसलिए सर्वोच्च स्थान पे आज भी ब्राह्मण को आप पाएंगे। बिल्कुल बताओ कारण रहा है कि आज भी भारत में उच्च पदों पर ब्राह्मण ही क्यों हैं? ब्राह्मण वर्ग इतना शिक्षा में वो प्राथमिकता देता है शिक्षा को कि वो 2 रोटी कम खाएगा लेकिन शिक्षा से समझौता नहीं करेगा। और निचला तबका का स्थिति ये है कि आरक्षण मिल गया है, जैसे सब तरह के लोग होते हैं, प्रतिभावान तो कहीं भी अपने स्थान बना लेगा, लेकिन जिसको आरक्षण के द्वारा वो आ रहा है फिर वो उच्च पदों पे नहीं जा पा रहा। सरकार सर हैं, इस समय उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जब भी उनके केबिन में जाते हैं, चैम्बर में जाते हैं, वो एक डायरी बना के रखे हैं और डायरी इतनी बेहतरीन डायरी कि वो जो चीज़ पढ़ते हैं पेज नंबर डाल के उस चीज़ को वो लिखते जाते हैं। अभी उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी वो पढ़ने से उसको जो भी पढ़ेगा उसको ज्ञान मिलेगा ना, उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। गीता गुप्ता, एक महिला अधिवक्ता होने के नाते, जैसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका प्रतिनिधि सोचे, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ये हो सकता है सर, जैसे जब तक महिला अधिवक्ता नहीं चाहेंगी आगे बढ़ना, जब तक वो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे, आप उठाइए ना, आप जो है महिला अधिवक्ता हैं तो आप अपनी जब तक वो राजनीति को चूज नहीं करेंगे, यदि महिला चाह दें कि हमको राजनीति क्षेत्र में जाना है, हमको एक अच्छा काम करना है, तो क्यों उसका विरोध जो आपको रोक रहा है, विरोध क्यों किया नहीं जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? विरोध किया जा सकता है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यदि दृढ़ संकल्प रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकती हैं, कर सकते हैं जी। तो अंशुलिका बताइए, आप जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह से आपका प्रतिनिधि कार्य करे? महिलाओं की अपनी जब तक सर महिलाएं खुद नहीं सोचेंगी ना, हाँ बिल्कुल तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? किसी कचहरी में बिल्कुल, मतलब हम तो अभी नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं थी, मतलब अब संख्या बढ़ी है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल हर क्षेत्र में महिलाओं का जो चुनाव होता था, अभी ये 2 लोग बैठे ही हैं हमारे बीच, ये लोग भी कार्यकारिणी, सारी महिलाएं नहीं, ये कार्यकारिणी में हैं। हाँ, और वो स्नेहा मिश्रा पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं जो है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आज के समय में कि मतलब हाँ, कचहरी इसी तरह से विधानसभा और लोकसभा में भी इसी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए जो है। क्यों श्वेता जी, आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप बताइए। आप जो है, अभी अंशुलिका ने कहा कि कोई भी महिला तभी सशक्त हो सकती है जब वो खुद सोच ले। सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को स्वयं पहले सोचना है कि हमको ये करना है और करना है, लेकिन सपोर्ट उसका कौन करेगा? सपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर परिवार नहीं कर रहा है तो कोई स्त्री अब कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए कि पुरुष के दिमाग में क्या चलता है कि पढ़ लिए, नौकरी खोज लिए, लॉ कर लिए, कचहरी में बैठ गए, प्रैक्टिस कर लिए या फिर जे बन गए, ठीक, उसका रास्ता एकदम साफ है, उसको बीच में कहीं रुकावट नहीं है। स्त्री के जीवन में क्या है? तुमको 5 साल का टाइम दिया जा रहा है, अगर तुम ये कर ली तो ठीक, नहीं तो शादी कर देंगे, पहली बात है ये। दूसरी, शादी के बाद उसके दिमाग में, स्त्री के दिमाग में चलता रहता है कि बच्चा स्कूल से आया कि नहीं आया, खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़ा बदला कि नहीं बदला, शाम को खाना क्या बनेगा, सुबह क्या बनाएंगे। ह्यूमन बॉडी ईश्वर ने उस पुरुष का ऐसा बनाया ही नहीं है कि वो बच्चे की परवरिश करे, डायपर चेंज करे, वो रात को उठ के नहीं कर सकता है। उसकी संरचना इस तरह से ईश्वर ने बनाई ही नहीं है, महिला ही करेगी। बच्चे को जन्म देना, उसकी परवरिश 5 साल तक पालना, बिल्कुल उसके मान का नहीं है, माँ ही कर सकती है। प्राथमिक स्तर पर महिला खुद चाहे कि हमको आगे बढ़ना है, सेकेंडरी स्तर पे उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करे, फिर उस महिला को कहीं कोई रुकावट नहीं है। स्नेहा जी बताइए, आप जो है, बिल्कुल परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे जो हस्बैंड हैं
बहुत ही सहयोगी प्रकृति के हैं। हमको ये चिंता नहीं होगी कि मेरा कपड़ा गीला हो जाएगा। चलिए आपके हस्बैंड जैसे सारे हस्बैंड हों, यही मैं सुबह लंच बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को तैयार करते हैं, तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे बच्चे को तैयार कर, मेरे से फैमिली मुझसे उनका काफ़ी तो ये सपोर्ट होना चाहिए। मैडम आप बताइए जो है इस समय जो वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं ये मुख्यतः दो गठबंधनों में हो रहे हैं। गठबंधन है जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, जिसमें भाजपा बड़े दल के रूप में काम कर रही है। एक है इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में काम कर रही है और तमाम सारे क्षेत्रीय दल उनका सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी लड़ाई है वो ये इन्हीं दो पर केंद्रित है। तो गोरखपुर में जो प्रत्याशी हैं जैसे एनडीए गठबंधन से रवि किशन जो बड़े अभिनेता हैं वो लगातार 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ का, और समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट आई है और उससे जो है एक अभिनेत्री काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। तो इन दोनों लोगों में एक का चयन आपको करना है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए। वैसे काजल निषाद से तो मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। अच्छा, रवि किशन जी जानते तो नहीं है। मतलब 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सभी लोग जानेंगे। सभी लोग जानेंगे। तो काजल निषाद भी तो जुड़ी हुई हैं किसी सीरियल वगैरह से, उनका जुड़ाव पहले था वो जो है। हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन पढ़ती रहती हूँ। तो आपकी अपेक्षाओं पर रवि किशन ठीक ठाक उतर रहे हैं या कहीं कोई गड़बड़ी है, क्या बताएंगे आप? सर वो तो हम वोट डालते समय बताएंगे ना। अरे नहीं, आप नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। रवि किशन या काजल निषाद का नाम हम अगर हटा दें तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि किस तरह से जो है एक प्रतिनिधि को किस तरह से कार्य करना चाहिए ताकि वो महिलाओं का भी विकास बेहतर तरीके से हो सके, कोर्ट कचहरियाँ जो हैं उनमें भी जो है और प्रगति हो सके और भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हो सके। तो क्या है आपके दिमाग में है, किस तरह से आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सर प्रतिनिधि तो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे पूरे समाज का ख्याल रख सके। ख्याल रख सके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी आप बताइए आपका प्रतिनिधित्व करने वाला जो है प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, या जैसा मैंने पूछा है मैडम से कि रवि किशन और काजल निषाद ये दो गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं और हमें लगता है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में होना है गोरखपुर में, तो क्या कहेंगे आप? यदि सर कोई भी प्रतिनिधि आता है जीतकर, उससे हम यही उम्मीद करेंगे कि वो शिक्षा में अधिक से अधिक ध्यान दे, रोजगारी में ध्यान दे और जैसे वृक्षारोपण करें, पर्यावरण की सुरक्षा दें कि महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, काबिल हो सकें। उस ऐसा मतलब एक होता है ना कि हमें जो एग्ज़ाम वगैरह हो रही हैं और फार्म वगैरह भरा जा रहा है और जैसे फार्म का भी पैसा अधिक से अधिक 1000 रखा जाता है और फिर एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा फार्म वही प्रक्रिया चलते है, फिर पैसा लगता है। तो इस तरह हम ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी स्तर पर जो है बहुत बड़ा जो है मतलब हम 10 साल के अंदर हमें ये चीज़ें देखें जो है 10 साल में ये है कि सारी चीज़ें तो मतलब योगी राज्य में सही चलें, लेकिन बेरोजगारी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ सोलिका आप बताइए। रवि किशन का वो कार्यकाल तो ठीक था, लेकिन बेरोजगारी जो बढ़ती चली जा रही है उसको थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए श्वेता जी, आप बताइए जो है। जैसे प्रतिनिधि कोई भी चुनकर आए, सबसे पहली बात ये है कि आज की स्थिति में बेरोजगारी को दूर करना, बीजेपी या किसी एक कोई भी दल हो, कोई भी नहीं लेना चाहेंगे, क्या जरूरत है बिना वजह, लेकिन नाम हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? ये नहीं नाम लेना है। जैसे आपका प्रतिनिधित्व रवि किशन 5 साल से कर रहे हैं, तो रवि किशन के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं जो है आप, या अगर संतुष्ट हैं तो फिर आगे क्या अपेक्षा है? नीतियों में ये है कि वो भेद नहीं कर पा रहे हैं कि रोजगार और जीविकोपार्जन
जीविकोपार्जन ये दो शब्द हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम लेकिन रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब ये है कि हम जितने शिक्षित हैं हमको उस अनुपात में नौकरी मिले, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जितना शिक्षा स्तर है उसके हिसाब से। हाँ, ये हो गया रोजगार। वो रोजगार। जीविका ये है कि हमको कहीं कुछ नौकरी नहीं मिल रही है और हम एक ठेले पे चाय बेच रहे हैं, बिल्कुल। ये जीविका है। हमारी शिक्षा का स्तर चाहे जो हो, हम एक ठेला लगा लिए, वहाँ चाय बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, पकौड़ी या कैंटीन चला रहे हैं, ये जीविका है। ये मजबूरी है कि नौकरी नहीं है, इसलिए हम जीविकोपार्जन कर रहे हैं, करने के बहुत लिए सुंदर कुछ न कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब बीजेपी की नीति क्या है? मोदी जी स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो। उनको इस बात का अंतर समझना चाहिए कि जो युवा LLM, LLB, MBA ये सब कर लिया है वो पकौड़ा बेचेगा। बिल्कुल। किस परिश्रम से, किस उम्मीद से उसने अपनी डिग्री हासिल की, बीटेक करके MBA चाय वाला, जब उसने MBA किया होगा तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि हम चाय बेचेंगे के लिए MBA कर रहे हैं, लेकिन उसके पास जीविकोपार्जन की समस्या आई और आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े नौकरी को उसने हार दिया है, लेकिन वो उसकी बौद्धिक योग्यता के हिसाब से वो नौकरी नहीं। बिल्कुल। तो बेरोजगारी दूर करना मतलब जिसकी शिक्षा का स्तर जो है उसके हिसाब से नौकरी मुहैया कराई जाए। बीजेपी ने अब तक 5 या 10 सालों में हमें कोई प्रभावित हम नहीं हुए हैं उससे। योगी जी को हम नहीं, योगी जी को सपोर्ट जो है स्टेट लेवल पर, योगी जी का काम बहुत सुंदर है। गोरखपुर के स्तर पे भी, गोरखपुर में उनसे किसी ने कहा कि आप मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिए हैं। योगी जी ने कहा आप आइए और देखिए कि हमारे वहाँ किस मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। दुकान नहीं है मुस्लिमों की, कितनी दुकानें हैं मुस्लिमों की और 24 घंटा मंदिर में रहते हैं। तो योगी जी का कार्य गोरखपुर में तो बहुत बेहतर है और हमें लगता है कि योगी जी का सिर्फ योगी जी का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत जो है मोदी से ज्यादा प्रभावित योगी जी से हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि योगी जी कभी हार नहीं सकते गोरखपुर। रवि किशन 5 साल से प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। ये है कि बीजेपी से अगर निचले कहीं गुमनाम व्यक्ति भी टिकट लेकर आ गया वो जीत जाएगा गोरखपुर में, कहीं भी पूरे भारत में। अच्छा, टिकट लाया वो जीता। बीजेपी का इस तरह, लेकिन योगी जी की स्थिति ये है कि वो किसी भी दल से आते हैं वो जीत जाएंगे, किसी भी दल। स्वयं अपने आप में अकेले ही काफी हैं। बहुत बढ़िया भाई। स्नेहा जी आप बताइए, प्रत्याशियों का जो चयन हुआ है गोरखपुर में, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से जो रवि किशन जी और इंडिया गठबंधन से काजल निषाद जी हैं, जो भी चुन के आए वो अपना काम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करे। यहाँ सड़कें बनी, सड़कों के किनारे जो वृक्ष काट दिए गए उससे हम तो बहुत ही आहत हैं और बाकी जनता भी आहत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वृक्षारोपण भी कराए। वृक्ष, पर्यावरण जो है, पर्यावरण दूषित हो गया। अगर सड़क बनाए है तो वृक्ष लगाए जाए ना। आप चले जाइए बनारस वाले रोड पे कहीं कोई वृक्ष नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, मरुस्थल जैसा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस दिशा में भी काम किया जाए, पर्यावरण पे विशेष ध्यान दिया जाए। पर्यावरण सही, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि जीवन रहेगा तभी तो कोई प्रतिनिधि आएगा और काम करेगा उस विषय पर। बिल्कुल। अब मुद्दे पर हम आते हैं। मुद्दा जो है गीता आप बताइए, चूँकि एक अधिवक्ता जो होता है, अधिवक्ता समाज के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जी सर। आपके पास हर तरह के लोग आते हैं। गांव का एक गरीब आदमी आता है, गांव का एक, शहर का एक बड़ा आदमी भी आता है, तो सबके मुद्दे आप आसानी से जान सकते हैं। जी सर। तो एक अधिवक्ता होने के नाते आप बताइए कि इस समय का जो मुद्दा है, जैसे एक तरह से मुद्दे पर बात तो हुई भी है, बेरोजगारी पर बात हुई ही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात जो गाँवों से छन के आती हों, जो आम लोगों की बात छन के आप तक आती हों, बताइए क्या है मुद्दा? सर अभी हम हाल ही में गांव गए हुए थे। बिल्कुल। तो वहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिला थी, पुरुष भी थे, तो लोग यही कह रहे हैं कि इतनी सारी पार्टियां तो हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, बिल्कुल, लेकिन कोई भी जो सहारा का पैसा है
उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये सहारा का जो पैसा जो जिस तरह एक एक रुपया गोलक में लोग जमा करके इकट्ठा करके उसको जमा किए हुए थे और आज तक उन लोगों को नहीं मिला। अभी भी उनको उम्मीद है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि आएगा और उनको पैसा दिलवाएगा सहारा का। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये बहुत सामान्य लोग इसको समझते हैं, इस पर लेकिन आम जनमानस जो है किसी पार्टी ने वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे अन्य पार्टी, किसी ने भी नहीं चर्चा किया है। हर मुद्दों पर हर चीज़ों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अन्य पार्टी के अन्य सदस्य हों, किसी ने भी इस पर चर्चा नहीं किया। सहारा तो आज आप देख रहे हैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां आई और लेके चली गई। प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां। इस पर नियंत्रण जो है अभी तक जो है ये नहीं आ पाया है, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर जो है प्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा। तो ये जो है हमारा कार्यक्रम जो है अगर उन प्रतिनिधियों तक ये बात जाएगी तो जरूर उनके दिमाग में आएगा। और अगर वो प्रतिनिधि आपके बीच में अभी तो कोई आया नहीं ना, नहीं, लेकिन आएगा तो उसके सामने आपका ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा ना। ये हमारे माध्यम से भी मुद्दा उन तक जाएगा, लोगों तक जाएगा। आपके माध्यम से कहना, जो कोई भी प्रतिनिधि आए इस सहारा का जो भी रुपया फंसा हुआ है लोगों का उस पर ध्यान दे। सहारा का पैसा है, राप्ती ग्रुप का था, कुबेर ग्रुप था, तमाम सारी कंपनियां भग गई और जो है एक मेहनत की पसीने की एक एक बूंद की कमाई जो है गाँव में महिलाएं अपना पैसा एक एक करके इकट्ठा करके रख के जो है। अभी कुछ महिलाएं कह रही थी हम कोई ऐसा रहता साधन रहता कि जो मैं मोदी जी से मिल लेती, योगी जी से मिल लेती और अपनी बात को कह देती, कोई लेटर ही भेज देती। नहीं तो आपके माध्यम से ये बात जाएगी, जरूर जाएगी जो है। ये परिचर्चा जो है एक अधिवक्ता जो है अब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है वो, और उसकी बात को आसानी से अनदेखी नहीं किया जा सकता है। अब क्या कहेंगे अंशुलिका जी, आप बताइए आपका मुद्दा। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए ना एक पॉलिसी बननी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे से इस तरह का कोई जो है सीधा साधा जो समाज है वो इससे परेशान ना हो। बिल्कुल, बहुत सही, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, पूंजी जो है वो गलत हाथों में ना जाके। इसके अलावा और क्या है आपके दिमाग में है मुद्दा? अगर आपसे जैसे मान लीजिए कि एक तो ये हो गया कि जो प्राइवेट कंपनियां जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी हो जो बहुत आसानी से वो आपका पैसा न डुबा सकें जो है। फिर और जो है क्या कहेंगे आप जो है, और भी मुद्दा आप बताइए। और बेरोजगारी मुख्यतः तो अभी बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जाम पेपर लीक की बात अभी थोड़ी देर पहले हुई, वो थोड़ा सा उसमें जो है मतलब एक सख्त प्रशासन होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चा बहुत उम्मीद करके एग्जाम पेपर देने जाता है। पहले तो ये सब बातें सुनने में नहीं आती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में एग्जाम पेपर देने जाने से पहले सोचना पड़ता है कि कल सुबह न्यूज में ये ना आए कि लीक हो गया, मेहनत बेकार हो गई, नॉर्मल सी चीज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा इस पे अंकुश लगाया जाए। श्वेता बताइए, आप बताइए मुद्दा आपका क्या हो सकता है? कंपनियों पर नियंत्रण करने के लिए भारत में सेबी का गठन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेबी की जिसको पॉलिटिक्स की छत्र छाया उपलब्ध है, वो गेंद प्रकेर नीचे से निचले तबके से पैसा उठाकर और गायब हो जा रहा है। तो इस पर नेताओं को या जो हमारा प्रतिनिधि चुन कर आना है उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो निचला तबका है हमारा, ज़मीनी स्तर पर जो दिहाड़ी कमा रहा है और उसके हिसाब से 2 पैसा जमा कर रहा है, उसका पैसा कम से कम उसको मुहैया करा दी जाए। कि जो भी प्रतिनिधि बताइए मुद्दा अब आप अपना जो है। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमाना फीस, मनमाना वेंटिलेटर चार्ज, बिल्कुल इन सब चीज़ों पे कौन रोक लगाएगा? बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा मतलब एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैडम आप बताइए, आप वृद्ध की हैसियत से 80 साल की अवस्था है आपकी है, और आप बताइए जो है बिजली है। हाँ, बिजली है। बिजली तो योगी जी ने बड़ा अच्छा कर दिया है जो है, कर दिया है, लेकिन उसमें मनमाना बिल आता है। अच्छा, बिल नहीं चलाते हैं, मनमाना बिल नहीं होना चाहिए। बिल होना चाहिए। किसी का 30,000 आ रहा है, किसी का 35,000 चल रहा है, मीटर बंद है आपका। अच्छा, हम घर से बाहर हैं,
मतलब सुविधाओं के नाम पर आप जो है अनावश्यक पेनाल्टी न लगाएं जो है। स्वास्थ्य के लिए क्या आप कहेंगे जो है, आप तो स्वास्थ्य जो है एक वृद्ध जो है जो व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है क्या सुविधा आप चाहते हैं, क्या बताएं? इतनी ख़राब है स्वास्थ्य की हालत कि क्या बताएं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आपको स्ट्रेचर नहीं अवेलेबल होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाओं का अभाव है जो, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है लूट खसोट है। लूट खसोट है, कहाँ जाए पेशेंट? कभी कंधे पर लाद के ले जाइए पेशेंट को अपने, कभी अपने सर पे लाद के ले जाइए। और अगर अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की खबर आती है कि तीमारदार अगर वहाँ अपनी बात कहता है तो डॉक्टर ही मिल के मार देते हैं। हम भुक्तभोगी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए ना ये सब चीज़ें। और ये सख्त प्रशासन, योगी जी का तो सख्त प्रशासन है, इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और आगे करना चाहिए। ये गीता गुप्ता जी, ये गोरखपुर में योगी जी का जो कार्य है, योगी जी के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? उन्होंने जैसे सड़कों का निर्माण करा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, जनमानस के लिए है। लेकिन जो वृक्ष रोपण भी होना चाहिए जिसकी कटाई कर दी गई है। लेकिन हम आपके माध्यम से योगी बाबा जी से यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दें, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दें, ताकि युवा का जो है अपना उनका जो भी है, चाहे जीविकोपार्जन कह लीजिए या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर सके और वो अपने पैरों खड़े हो सके। इसके लिए रोजगार जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, और बताइए। और जब रोजगार देंगे युवाओं को तो हमको लगता है कि 10 साल क्या 20 साल तक आगे भी यही रहेंगे, इनका सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि युवा पीढ़ी यदि चाह देगा तो सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। यदि आप 4 किलो राशन दे रहे हैं या 2000 किसानों को दे रहे हैं, एक पंगु बनाना हुआ, मतलब ये इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा। सुलिका जी आप बताइए, योगी जी का जो कार्य है गोरखपुर कितना बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है। क्या किया हुआ है बताइए जो है, क्या आप बताएंगे? पहले तो उन्होंने शुरुआत अपने मंदिर से की, अपने घर से। बिल्कुल, गोरखनाथ को उन्होंने पहले रोड जब चौड़ीकरण होने लगा। तो आप गोरखनाथ में रहते हैं क्या? नहीं, गोरखनाथ में बशारतपुर में रहते हैं। अच्छा, लेकिन वो इलाका वो अपनी ही बाउंड्री गिराए चौड़ीकरण के लिए। बिल्कुल। और सड़कें बहुत ही सुधर गई हैं, एम्स आ गया हमारे गोरखपुर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिकल की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो योगी जी का कार्य बेहतर है और हमें लगता है कि उनका ये कार्य जो है, उनकी कार्य उन्हीं के इस कार्य से इसका लाभ पार्टी को भी मिलेगा, वर्तमान प्रतिनिधि को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से हर जगह उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि केवल गोरखपुर में ही, आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें बहुत ज़्यादा सुधरी हैं, सड़कों की स्थिति, आवागमन की सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए श्वेता, योगी जी के कार्यों पर आप जो है, आपने तो ओवरऑल जो है सरकार की समीक्षा आपने किया है, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं कि गोरखपुर में, अगर मैं गोरखपुर को केंद्रित करते हुए मैं बात करूं, तो योगी जी का जो कार्य है वो कितना बेहतर है, क्या कहेंगे? 15 साल पीछे अगर जाते हैं तो हम देखते हैं सड़कों से एक टुकड़ा आसमान दिखता था। ठीक है, योगी जी की स्थिति ये है कि इन्होंने सड़कों का इतना चौड़ीकरण किया कि अगर आप गाड़ी लेके सड़क पे चलते हैं तो खुला आसमान आपका स्वागत करता है। आसमान अतिक्रमण सड़कों पर से हटा के सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको महसूस होगा कि योगी जी ने क्या किया है। योगी जी के लिए हम कहते हैं कि योगी जी तो गोरखपुर को लंदन बनाने में उतारू हैं। गढ़ताल को क्या बना दिया, एकदम जो दृश्य उसका एकदम बेहतरीन है, मतलब अवर्णनीय है वो, है बिल्कुल सुंदर बना दिया जो है। अब एक सवाल जो है लोकल स्तर पर और मैं कर दे रहा हूँ कि आप जो है इतने दिन से कचहरी में हैं, जो आपका प्रतिनिधि है राजनीतिक, जो नेता जो चुनाव लड़ रहा है, जो प्रत्याशी है, चुनाव में आपने देखा होगा कि वोट मांगने आता तो ज़रूर है। कचहरी में आपने अपने सांसद को कभी देखा? कब? नहीं, मैंने अपने सांसद को इतने वर्षों में एक बार भी नहीं देखा है, रवि किशन जी को। ये एक शिकायत है ना भाई, हम पॉजिटिव बात भी करेंगे लेकिन हम निगेटिव भी तो करेंगे। तो अब तक जो है आपने नहीं देखा, क्या कहेंगे, किस तरह से? उनको कचहरी में एक बार अवश्य आना चाहिए और अधिवक्ता
एक न्यायालय का अधिकारी होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और इस स्थिति से रूबरू होना चाहिए कि अधिवक्ता कैसी परिस्थितियों में रह करके अपना बौद्धिक कार्य कर रहे हैं। अभी किसान आएंगे तो क्या सवाल करेंगे अब? सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था वो अच्छी करें अधिवक्ताओं को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काजल निषाद आएंगी तो उनसे क्या सवाल करेंगे? उनसे भी यही एक है। अच्छा, क्यों मैडम आप बताइए? रवि किशन से आपका क्या सवाल होगा बताइए? रवि किशन कल को आएंगे आपसे वोट मांगने, काजल निषाद आएंगी तो रवि किशन से क्या है आप कहेंगे? रवि किशन से भी मैं यही कहूँगी कि आप एक बार नहीं बार बार आइए कचहरी में, बार बार आइए। हाँ, कचहरी बहुत बड़ी है और इसकी बहुत ज़रूरत है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कि आप राजनीति में इतने बड़े पोस्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं, उससे बहुत उम्मीदें हैं बिल्कुल 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 जनता को और खास करके अधिवक्ताओं को। और काजल निषाद से क्या कहेंगे? काजल निषाद तो महिला है, आप तो महिला हैं, आपको तो महिलाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए जी हाँ, और महिलाओं का संख्या यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है अब कि आप और आइए उनके बीच में बैठिए आप। हाँ, बिल्कुल उनसे बिल्कुल बातचीत करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए आप खुद, बिल्कुल। हमारे द्वारा मत सुनाइए। बिल्कुल बताइए गीता, आप क्या कहेंगे? आपका सवाल। पहले तो हमको रवि किशन जी से क्या है आप कहेंगे? किशन सर से ही पहला आपने कहा कि सवाल क्या करें, हाँ। तो हम यही उनसे क्वेश्चन करेंगे कि अब तक आप 5 साल तक कहाँ थे? कहाँ थे? फिर यदि आते हैं वोट मांगते हैं तो ये मुद्दा जो है पहली प्राथमिकता है हमारे बैठने की, जो हम लोग धूप में, बरसात में, ठंड में इस टीन के नीचे बैठते हैं और सारा काम अपना करते नहीं, हैं। एक अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं बराबर उठाता रहा हूँ हाँ। कि बार काउंसिल के हर जिले से एक सदस्य निर्वाचित होना चाहिए बार काउंसिल का, और नए अधिवक्ताओं का जो पंजीकरण है वो मुफ्त होना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में 600 रुपया ही पंजीकरण शुल्क है और आप इतना बढ़ा दिए, आप हज़ारों हज़ार 50,000 आप कर रहे हैं, 25,000 कर रहे हैं, तो ये 600 रुपया से अधिक आप नहीं ले सकते हैं। अभी संवैधानिक पीठ के पास है वो मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बढ़ाने के लिए आपको संसद से कानून बनाना पड़ेगा। जी। तो इतना बड़ा ब्लैकमेलिंग जो अधिवक्ताओं के साथ, ये बहुत बड़ा वो है ना, जैसे मान लीजिए एक नया अधिवक्ता जो है 25,000 रुपया वो कहाँ से मैं इकट्ठा करेगा जो है, तो ये है अपना एक महत्वपूर्ण मुद्दा। इस पर सवाल आपका होना चाहिए। हाँ, तो पहले सर आए, पहले कचहरी में आए, तब हम सवाल करें, तब हम सवाल करें। और क्या देंगी टारगेट आप जो है काजल निषाद को जो है बताइए? आप वो महिला हैं, वो महिला हैं और आप भी महिला हैं, बताइए जो है। जैसे महिला पुरुष को समानता का भाव रखा गया है, बिल्कुल, वो भी प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, चाहे जीतेंगी तो प्रत्याशी के रूप में आएंगे, प्रत्याशी के रूप में आएंगे, चाहे रवि किशन जी वो भी प्रत्याशी के, तो दोनों लोगों से वही बात कही जाएगी, क्योंकि दोनों यदि कोई भी जीतता है एक प्रतिनिधि के रूप में ही आएंगे, चाहे वो। तो ये नहीं है कि वो महिला हैं, महिला प्रत्याशी हैं, चाहे वो पुरुष प्रत्याशी हैं, तो मुद्दा अलग अलग होंगे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये अंशुलिका जी आप बताइए कि आप क्या सवाल करेंगे रवि किशन से? और सबसे पहले तो लेडीज चैम्बर के लिए बिल्कुल, और बैठने की व्यवस्था तो सुधारनी ही चाहिए कचहरी के अंदर। तो जैसे अधिवक्ताओं की जो मुख्य समस्या जो पंजीकरण वाला जो है, आपने बोला कि यहाँ आए, बहुत लोग सवाल किए कि रवि किशन जी आए, तो उनके आने पे हम लोग वोट नहीं देंगे, उनके पूर्व के कार्यों पे हम वोट देंगे। तो उसके लिए योगी जी का ही कार्य पर्याप्त है। हम उनका कार्य जो लेकिन योगी जी ने इतना कार्य अपने स्तर से क्या किया, हम उस पे आपको वोट देंगे, उस पे सवाल करेंगे, आके मेरे सामने सर झुकाएंगे, उस पे आपको वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर झुकाइए। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, वो कहीं नहीं रहे, हम सर झुकाने पे तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब आप आइए और आप उस समय पूर्व के जो काम है उसका आकलन हम करेंगे। एक महिला प्रत्याशी जो है काजल निषाद आएंगी तो उनके लिए भाई वो तो महिला है कि हमारे बैठने की व्यवस्था सुधारी जाए, लेडीज चेंबर एक है, क्योंकि अब तो कचहरी के बारे में कुछ दिनों बाद जानने लगते हैं लोग, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है कि महिलाएं जाएं कहाँ, बैठे कहाँ। श्वेता जी, अब लास्ट अब जो है कमेंट होना चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि आप जो है जैसे मतदाता अपने घर से निकले और मतदान जरूर करें, इस पर आप मतदाताओं से क्या कहेंगे? मतदान ये अधिकार है ना हमारा आपका? अधिकार है
और अधिकार इसे क्यों कहा गया है कि हम अपने ही बीच से किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को आगे के स्तर पे ले जाकर के उसके निवारण की योजना में सहयोग करे। हम मतदान सिर्फ इसलिए करते हैं, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए। मतलब मतदान अवश्य करें। मतदान हमें लगता है कि ये सबका यही कहना होगा। तो हम श्वेता जी पर एंड कर देते हैं जो है, और कुछ कहना? मतदाता का अधिकार तो है, लेकिन जो भी मतदाता है वो सोच समझकर प्रत्याशित मतदान करे और प्रतिनिधि को अपने अवश्य करे। मतदान अवश्य करे, लेकिन प्रतिनिधि जिसको भी चुने सोच समझ कर चुने कि आगे भविष्य में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरेगी या बिगड़ेगी, प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जनता हित में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है। यहाँ श्वेता सिंह जी आई, अंशुलिका सिंह, गीता गुप्ता और मैडम सुशीला रावत सिन्हा जी, आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो जन जन का अधिकार है, मत देने का अधिकार, और हम अपने स्वयं के भाग्य विधाता भी हैं, हम ही प्रतिनिधि चुनते हैं और हम ही सरकार में किसी न किसी तरह से हम ही वहाँ जाते हैं, यानी हम भेजते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि हमारी उपस्थिति वहाँ होती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातचीत किए, और एक सम्मिलित स्वरूप जो है, जो इस कार्यक्रम का उभर के आया, वो यही आया कि जनता के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उसे जनता की भावनाओं का आदर करना होगा, उसे जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा, उसे इस समाज में महिलाओं के उत्थान की बात सोचनी होगी, महिलाओं को उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये आवाज़ आपकी जो है आज यहाँ से जो निकली है, निश्चित ही वो आपके प्रत्याशी तक जाएगी, वो सरकार तक जाएगी। और मेरा भी यही कहना है कि मतदान आप अवश्य करें, ये आपको अधिकार मिला है, और ये अवसर हमेशा नहीं आता है, ये अवसर 5 साल में आएगा। तो हमें अपना एहसास कराना है कि हम हैं उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये वसीम बरेलवी का एक शेर है ना, कि हम जो है हम मतदाता हैं, तो ये एहसास होना चाहिए कि हम मतदान करेंगे, और जब हम मतदान करेंगे तो हमसे आने वाली पीढ़ी प्रेरित होगी। तो आप सभी लोग यहाँ आए और अपने बातों से, अपनी भावनाओं से अवगत कराया, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी दर्शकों, फिर किसी ऐसे ही विषय पर किन्हीं और लोगों के साथ, समाज के किसी और वर्ग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।